हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ आनंद शर्मा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स का पार्ट ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बच्चे हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद करने और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको बच्चे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए तो फिर आपके इकोनॉमिक्स में बच्चे अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन वन बाय वन जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे चैप्टर वाइज वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। नाउ सेकंड चीज बच्चे, अभी जो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो प्योरली बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। कुछ डेफिनेशंस होने वाली है, कुछ छोटे कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। तो वो हमारा जो आज मेन जो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है ये चैप्टर, लेकिन बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पक्का बनता है। और मैं आपसे आने वाले क्लासेस में जरूर डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में से कौन सा हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारा फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। बच्चे इकोनॉमिक्स समझने से पहले आपको देखो इकोनॉमी के अंदर एक वर्ड इंक्लूड किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड इंक्लूड किया हुआ है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स से पहले हमें समझना पड़ेगा आखिर एक इकोनॉमी क्या होती है। तो पहले हम एक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। चलो बच्चे, सबसे पहले एक इकोनॉमी क्या होती है, क्लियर? आप लोगों की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इकोनॉमी मीन्स बच्चे एक एनवायरमेंट होता है, एक सराउंडिंग। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक प्लेस है जहां पे बच्चे बहुत सारे लोग रहते हैं। एक प्लेस है, एक एरिया है जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब ये सब लोग बच्चे कुछ ना कुछ काम करते होंगे, कुछ ना कुछ ये लोग काम करते होंगे, और जो काम करते होंगे उसके बदले इनको बच्चे क्या मिलता होगा, अर्निंग मिलती होगी, पैसा मिलता होगा। तो उस काम से ये लोग बच्चे अर्न करते हैं, तो वर्क करने से इनकी अर्निंग हो रही है। तो बच्चे यही तो एक तरह से इकोनॉमी की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। देखो इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी मींस अ सराउंडिंग, या आप यूं कह लो एनवायरमेंट और अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है ये पीपल्स को, मीन्स टू वर्क। बच्चे मीन्स का मतलब है यहां पे सोर्स टू वर्क एंड टू अर्न देयर लिविंग। वो अपनी लिविंग के लिए जो अर्निंग, जो पैसा अर्न करेंगे वो उस काम से अर्न करेंगे। ठीक है, आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी के अंदर बच्चे, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच पीपल अर्न देयर लिविंग बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर इकोनॉमी के अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ठीक है? इकोनॉमी एक्टिविटीज बच्चे क्या होती है, सपोज आप ऐसा कोई भी काम करते हैं बच्चे, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, उस वर्क के रिटर्न में आपको क्या मिल रही है, या तो मनी मिल रही है या कुछ और बच्चे कुछ और आइटम भी अगर आपको रिसीव हो रहा है, कोई अलग तरह का बेनिफिट भी रिसीव हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर कैसे बच्चे, देखो कोई पर्सन अगर जॉब करता है, या फिर कोई पर्सन एक बिजनेस करता है, या बच्चे कोई पर्सन सपोज कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सारे के सारे बच्चे जो भी अपना टास्क कंप्लीट करते हैं उसको उनके रिटर्न में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये सारे के सारे टास्क बच्चे क्या कहलाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बच्चे 3 यहां पे बहुत लार्ज वे में टर्म्स बता रखे हैं। सबसे पहले बच्चे प्रोडक्शन। मान लो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका मेन अल्टीमेटली टास्क क्या है, उसका पर्पस क्या है कि सर वो जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल होगा, उसके रिटर्न में उस कंपनी को क्या होने वाली है, इनकम, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो प्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिल्कुल।
क्या कंजम्पशन भी बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? यस, कंजम्पशन। अगर आप कोई भी सपोज आप मार्केट गए, आपने 10 kg आटे का पैकेट परचेज किया और आपने उसको 10-15 दिन में घर पे यूज किया, तो आपने बच्चे जो कंजम्पशन किया, इससे भी तो सामने वाले पर्सन को क्या हुई? इनकम, आपकी जेब से पैसा गया, तो ये कंजम्पशन है बच्चे, वो भी क्या है? एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद वर्ड है इन्वेस्टमेंट। आपकी इनकम आई, आपके पास कुछ पैसा बच गया, आपकी कुछ बच्चे सेविंग्स हो गई, तो जो सेविंग्स हुई उसको आपने कहीं पर क्या कर दिया? इन्वेस्ट। सपोज आपने बैंक में एफडी करा दी। जब बच्चा आप बैंक में एफडी कराओगे तो होगा क्या? बैंक में एफडी कराने से उसके ऊपर क्या मिलेगा? आपको वापस इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर आपको रिटर्न मिलेगा, और उस रिटर्न से आपको क्या जनरेट हुई? इनकम। तो वो भी बच्चे किसका पार्ट बन गई? एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। तो चलो वापस अब क्लियर कट डेफिनेशन समझते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी का जो मीनिंग है बच्चे वो क्लियर करते हैं। An economy is a system in which people earn their living by performing different economic activities. Different economic activities का मतलब बच्चे यहां पर ये means to work से था, ठीक है? तो यहां पे वो different economic activities प्रोवाइड करने के रिटर्न में क्या मिलेगा उनको बच्चे? लिविंग वो अर्न करेंगे अपनी, राइट? नाउ इकोनॉमी का मीनिंग आपको बच्चे समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की तरफ। नाउ अब आप देखिएगा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। ओके, अब देखो बच्चे वर्ड आ रखा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बच्चे, या इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो बच्चे इंग्लिश वर्ड से ड्राइव नहीं हो रखा है। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड्स थे, दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर के बच्चे इकोनॉमिक्स वर्ड बना है। सर ये ग्रीक वर्ड क्या होता है बच्चे? ग्रीक इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज जो कि दूसरी कंट्रीज में फॉलो की जा रही है। तो ग्रीक वर्ड कौन सा? पहला ग्रीक वर्ड, पहला ग्रीक वर्ड है बच्चे ओइक्यू और दूसरा है नोमोस। इन दोनों वर्ड को मिलाकर के बच्चे इकोनॉमिक्स वर्ड का इन्वेंशन किया गया, उसको इकोनॉमिक्स वर्ड इससे फ्रेम किया गया। ओइक्यूज का मतलब होता है बच्चे अ हाउस, नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। सर अभी तो आप इकोनॉमी में बता रहे थे कि कोई भी पर्सन वर्क करेगा, इनकम का सोर्स जनरेट करेगा, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, उस इन्वायरमेंट, उस सराउंडिंग को हम इकोनॉमी बोलते हैं। यहां तो बात हो रही है मैनेजमेंट की, टू मैनेज इन हाउस की। तो बच्चे देखो इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको देखो इकोनॉमी की वर्ड, जो दो बड़े बड़े ऑथर्स रहे हुए हैं, दो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हुए हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर देखो दो अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी। क्या डेफिनेशन? एक ऑथर थे अकॉर्डिंग टू द लॉयनल रॉबिन्स, उन्होंने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरह से साइंस है बच्चे। साइंस वर्ड यहां पे क्यों यूज किया मैं भी आपको जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिफाइन करूंगा तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सेकंड, प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या डेफिनेशन दी थी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। वापस उन्होंने उसी डेफिनेशन को लिया, उसमें खुद के कुछ वर्ड्स ऐड किए, जैसे कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce। अब यहां पर वापस वर्ड आ गया scarce and scarcity। तो आखिर ये वर्ड scarcity होता क्या है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल आप ये स्टोरी समझना जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है? सपोज एक फैमिली है, उसमें पर्सन मिस्टर ए जो है वो कहीं पे जॉब करते हैं और उनको उसके रिटर्न में सैलरी मिलती है सपोज 10,000 रुपीज की। क्लियर? मिस्टर ए हैं वो जॉब कर रहे हैं, उनको उसके रिटर्न में क्या मिल रही है बच्चे? सैलरी मिल रही है 10,000 रुपीज की। नाउ मिस्टर ए की फैमिली में सपोज बच्चे 3 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। एक तो वो खुद, उनकी मिसेस और एक बच्चा, ठीक है? अब देखो बच्चे जो उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, उनकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है, उनको बच्चे फूड भी चाहिए, बच्चे की एजुकेशन भी चाहिए, रहने के लिए घर का रेंट भी पे करना है, और भी कोई मान लो सपोज एटसेट्रा और भी बहुत सारे कोई एक्सपेंसेस हैं। मैंने जस्ट एक 4 एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल लिया है। अब बच्चे सपोज इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो उनकी जो वांट्स निकल के आ रही है, जो उनकी रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है, वो उनका खर्चा जनरेट हो रहा है 20,000 का।
और उनके पास बच्चे सैलरी कितनी रिसीव हो रही है 10,000 की। तो देखो बच्चे ध्यान से, यहां पर जो उनकी वांट्स हैं, यहां पे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, या यू कह लो जो यहां पे जो उनकी नीड्स है, वो इनके रिसोर्सेज से, इनकी इनकम से क्या है बच्चे, कम है। तो इस सिचुएशन को बोला जाएगा बच्चे स्कैरसिटी। यहां पे रिसोर्सेज स्कैर है, मतलब रिसोर्सेज कम है कंपैरिजन टू द वांट्स, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, स्कैरसिटी की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ है स्कैरसिटी रेफर टू द रिसोर्सेज, जो कि क्या है, रिसोर्सेज बीइंग फाइनाइट एंड लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, कंपैरिजन टू व्हाट, कंपैरिजन टू वांट्स और नीड्स। वांट्स और नीड्स मान लो फैमिली की अनलिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कम है। तो इसको बोलेंगे बच्चे स्कैरसिटी। इन अदर वर्ड्स देखो यहां पे इसको डिस्क्राइब करा है, ह्यूमन वांट्स नीड्स आर अनलिमिटेड बट देयर इज लिमिटेड सप्लाई। किस चीज की लिमिटेड सप्लाई है बच्चे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां पर गुड्स कौन से थे, यहां पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब कि बच्चे बात हो रही है रिसोर्सेज की। यहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज थी उसकी सैलरी, 10,000 की सैलरी थी, जबकि उसके वांट्स और नीड्स कितनी थी बच्चे, 20,000 की थी। तो जो 10,000 का कम हो रहा है वो एक तरह से क्या है बच्चे, स्कैरसिटी है। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। अब देखना बच्चे, आपको डेफिनेशन क्लियर कट समझ में आएगी। क्या लिखे हुए हैं वर्ड्स यहां पे देखो। सबसे पहले अब देखो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब ये वर्ड इन्होंने यूज किया यहां पे साइंस। बच्चे साइंस क्या है, आपने देखा होगा, साइंस आपने पहले पढ़ी है, तो साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ थ्योरम्स होती है, कुछ साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने खुद के लॉज बना रखे होते हैं। पूरी साइंस उनको फॉलो करके ही चलती है। क्लियर। तो बच्चे सिमिलरली इकोनॉमिक्स है वो भी एक तरह से कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ थ्योरम्स, कुछ लॉज के ऊपर वर्क करती है। और किस चीज के लॉज, किस चीज की साइंस, स्कैरसिटी की, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज की साइंस। इस डेफिनेशन को थोड़ा इंप्रूव करते हुए बच्चे प्रोफेसर रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज, क्या स्टडी कर रही है, ह्यूमन बिहेवियर। बच्चे ध्यान से देखना, वर्ड आ गया है यहां पे, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड द स्केयर मीन्स। मीन्स का मतलब यहां पर है बच्चे रिसोर्सेज। ये जो वर्ड है मीन्स, इसका मतलब यहां पर क्या है, सॉरी, रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कम है, जबकि जो उनकी डिजायर है, जो उनकी वांट्स हैं वो क्या है बच्चे, अनलिमिटेड है, मतलब कि बहुत ज्यादा है। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और आपको पता है बच्चे रिसोर्सेज के जो यूजेस होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। सर ये डेफिनेशन अल्टरनेटिव यूज वाला वर्ड समझ में नहीं आया मुझे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, ये वाला जो एग्जांपल है उसको मैं आगे कहीं और जगह पे यूज करने वाला हूं। सपोज बच्चे आप लोगों की क्लास में मान लो सपोज 20 स्टूडेंट्स हैं। मैंने एक एग्जाम लिया और मैंने बोला कि बच्चे जिसके इस एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसको मैं एक प्राइज दूंगा, एक रिवॉर्ड दूंगा। कितने रुपए का, 2000 रुपीज का मैं उसको चेक दूंगा, या सपोज 2000 रुपीज का मैं उसको एक करेंसी नोट दूंगा। क्लियर। आपने बोला बिल्कुल सर हम सब एग्री, आपने टेक्स्ट बहुत अच्छे से किया, सबके बहुत अच्छे नंबर आए। एक स्टूडेंट है, सपोज स्टूडेंट का नाम है राम। राम के आए बच्चे 99.9%। सर क्या बात कर रहे हो, हमारे क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके 99.9% आए हो। बच्चे एग्जांपल है, और क्या पता आने वाले फ्यूचर में इकोनॉमिक्स में आप लोग लेके आ जाओ। ठीक है, तो राम की कितने बच्चे परसेंटेज आए, 99.9 एग्जाम में परसेंटेज आए। और मैंने बोला लो राम ये आपका 2000 रुपीज का नोट आप पकड़ो। मैंने उसको बच्चे वो 2000 रुपीज का नोट दे दिया। गांधी जी की उस पर फोटो भी बनी है, असली नोट है, ठीक है, नकली नोट नहीं है। चलिए मैंने उनको क्या किया बच्चे, नोट पकड़ा दिया 2000 रुपीज का। अब मिस्टर राम माइंड के अंदर एक आइडिया लेके बैठे हैं, वो कुछ दिमाग में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं देखना बच्चे, उन्होंने सोचा ये मेरे को 2000 रुपीज का नोट मिला है,
इसका सबसे पहले तो मैं अभी बाहर निकलूंगा और एक पिज्जा परचेज करके पिज्जा खाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। सेकंड, मेरे को शूज परचेज करने हैं, मैं शूज परचेज करूंगा। और उन्होंने मान लो जो शूज देखे थे एडिडास के देखे थे, जिसकी प्राइस थी 199 रुपीज, मतलब 1999। जो पिज्जा है सपोज वो है 200 रुपीज का। फिर इन्होंने और सोचा हुआ था कि अगर कुछ बच जाएगा पैसा तो मेरे पास और एक ऑप्शन है कि मैं शूज नहीं, मैं एक टी शर्ट परचेज करूंगा। ठीक है, आजकल टी शर्ट का ट्रेंड चल रहा ना, अपना टाइम आएगा तो वो वाला मैं टी शर्ट परचेज करूंगा। ठीक है, और वो टी शर्ट की सपोज बच्चे प्राइस है 2999। ठीक है, चलो इस सब का बच्चे अगर आप टोटल करोगे, इसका टोटल कितना आ रहा है नियर बाय, चलो ये हो गया 300, ये हो गया 2000, ये नियर बाय सपोज बच्चे आ रहा है 2498 सपोज ये इसका टोटल आ रहा है। बच्चे मैंने राम को रुपीस कितने का नोट पकड़ाया था बच्चे, मैंने उसको दिया था 2000 रुपीज का नोट। क्या बच्चे ये 2000 रुपीज नोट के जो यूजेस हैं वो बहुत सारे हैं। यस बच्चे, आप किसी भी चीज के लिए 2000 रुपए को यूज कर सकते हो ना, मतलब कि इस रिसोर्सेज के बहुत सारे क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल हैं। क्लियर। अब जब इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल हैं तो मिस्टर राम को एक मन में डाउट आएगा कि मेरे पास रुपए तो 2000 ही हैं, तो मेरे को यहां पे चॉइस करनी पड़ेगी कि मेरे को कौन सा आइटम परचेज करना चाहिए। क्लियर, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है उनको, उनके पास अमाउंट कम है, उनकी वांट और नीड ज्यादा है, अब वो इसमें कुछ ना कुछ चॉइस करेंगे। सपोज ऐसा हो कि वो सिर्फ शूज परचेज कर ले और पिज्जा और टी शर्ट को सैक्रिफाइस कर दे, या ऐसा हो सकता है शूज को वो रहने देंगे, पिज्जा और टी शर्ट पहले ले लेंगे, जो पीछे बचेगा उससे थोड़ा कम वैल्यू वाले शूज परचेज कर लेंगे। तो बच्चे ये प्रॉब्लम जो आ रही है ये एक तरह से कौन डिनोट कर रहा है इसके अंदर, ये जो मैंने अभी आपको यहां पे डेफिनेशन में बताया था, क्या बताया था डेफिनेशन के अंदर कि अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स, मतलब 2000 रुपीज विच हैव अ अल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर, ये एक ऑथर की बच्चे डेफिनेशन है। अब एग्जाम में हमको ये डेफिनेशन लिखनी है क्या बच्चे, एग्जाम में अगर आ जाए लिखा हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो बच्चे आपको बेसिक मीनिंग लिखना है, आप मन से लिख सकते हो। लेकिन बच्चे अगर वर्ड यूज आता है डिफाइन इकोनॉमिक्स, तो आपको इनमें से कोई एक डेफिनेशन क्लियर कट लिखनी पड़ेगी, वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ेगी। आप इसमें वर्ड भी बच्चे चेंज नहीं कर सकते। क्लियर, आपको ये पहले से चीजें पता हो, क्योंकि फ्यूचर में आप जब लॉ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा डेफिनेशन और मीनिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, मीनिंग बेसिक सेंस में होता है और डेफिनेशन होती है वो प्रॉपरली किसी ऑथर या किसी लॉ के रिगार्डिंग होती है। क्लियर नाउ, अब हम आते हैं वापस मीनिंग, इकोनॉमिक्स के मीनिंग के ऊपर। अब देखो इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। कौन से 2 ग्रीक वर्ड्स, ओइक्यू विच मीन्स अ हाउस एंड नोमोस, इसका मतलब होता है बच्चे टू मैनेज। दस द वर्ड इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है बच्चे, इकोनॉमिक्स वॉज यूज टू मीन होम मैनेजमेंट, मतलब बच्चे घर का जो मैनेजमेंट करना है, रिसोर्सेस को मैनेज करना है विद द लिमिटेड फंड्स। फंड्स मतलब यहां पे लिमिटेड रिसोर्सेस की बात हो रही है, अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। इस तरीके से उसको बच्चे पॉसिबली उस तरीके, इस मैनर से उसको अपने को यूज करना है कि हमारी जो सारी की सारी वांट्स और डिजायर है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको प्रोवाइड करे, ऑलमोस्ट उस पैसे में हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारी नीड्स क्या हो जाए बच्चे, फुलफिल हो जाए। क्लियर, तो इकोनॉमिक्स क्या थी, इकोनॉमिक्स इज अ टाइप ऑफ स्टडी जो हमें बच्चे क्या सिखा रही है, इकोनॉमिक्स यूज फॉर द मीन होम मैनेजमेंट विद द लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। ठीक है, चलो सर हमको इकोनॉमिक्स तो चलो हल्का हल्का समझ में आ गया। अब हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे सिलेबस में 2 बुक्स रखी गई है, पहली बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चे माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या है, अब वो हम इस क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले बच्चे वर्ड आ गया है
माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर एक लाइन नोट्स में रह गई बच्चे, कौन सी? बच्चे ये लाइन नहीं है, ये है आपका पूरा 1 नंबर। या तो ये एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा या आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सर क्या क्वेश्चन? बच्चे इकोनॉमिक्स जो है, ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, वो किस पर्सन की वजह से पढ़ना पड़ रहा है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बच्चे इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये चीज याद रखना। कौन थे इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कौन थे? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रह जाएगा मेरे बच्चों को। चलो अब हम आ रहे हैं बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। बच्चे देखो वर्ड माइक्रो, अगेन जो वर्ड था माइक्रो वो भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। माइक्रो वर्ड जो था वो बच्चे बेसिकली जो सोर्स वर्ड है इसका, इनिशियली एक लेवल पे ग्रीक में एक वर्ड होता है मिक्रोस। क्या वर्ड होता है? मिक्रोस। सर इतने अजीब अजीब वर्ड, बच्चे उनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज में कुछ भी वर्ड हो हमें तो एक बार कवर करना है। ये हम बच्चे अभी बैकग्राउंड देख रहे हैं पूरा इसका, ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स कहां से वर्ड आया है, क्या इसका सोर्स था, कौन कौन से ऑथर्स ने इनकी डेफिनेशन दी थी, अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं, ठीक है। नाउ द वर्ड माइक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस। मिक्रोस उसका मतलब क्या होता है बच्चे? मैक्रोस का मतलब क्या होता है? स्मॉल। जो टाइनी कोई भी साइज होगा उसको ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं? मिक्रोस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो ये वर्ड समझ में आ गया, स्मॉल, टाइनी, यानी कि बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करेंगे, जबकि जो वर्ड होगा मैक्रो में आपको बताऊंगा, मैक्रो वर्ड भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, मैक्रोस से, और मैक्रोस का मतलब होता है बच्चे लार्ज, ठीक है। नो तो मिक्रोज एंड मैक्रोज, मिक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रोस मीन्स मैक्रो, जिसको इंग्लिश में हम लोगों ने हमारी जो वर्ड इंडियन लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो वर्ड लिया गया था मैक्रोस से, और मैक्रोस का मतलब होता है बच्चे लार्ज। क्लियर? अब हम बच्चे इसको आगे कवर करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो सर ये जो वर्ड है स्मॉल, स्मॉल वर्ड यहां पे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सोसाइटी के स्मॉल सेगमेंट को क्या करता है बच्चे? डील करता है, जिसका डील करता है। नाउ अब हम समझते हैं बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ, वापस देखो बच्चे, एज अ स्टडी बिहेवियर ऑफ, अब ये वर्ड आ गया है इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल मीन्स बच्चे, इंडिविजुअल मीन्स a small segment, a individual means a single unit or a single person। ये सिंगल पर्सन या सिंगल यूनिट की जब कभी बात करेगा तो ये वर्ड यूज करेगा इंडिविजुअल। क्लियर? उसमें लिखा हुआ बच्चे इंडिविजुअल क्या? अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर्स और अ फर्म। कि बच्चे वो जो इंडिविजुअल है वो कंज्यूमर भी हो सकता है, सिंगल कंज्यूमर, या वो कोई क्या हो सकती है बच्चे? रिसोर्स ओनर, मतलब कि सप्लायर जो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर, वो भी हो सकता है, या एक फर्म भी हो सकती है। फर्म मीन्स एंटिटी जो कि कोई प्रोडक्शन कर रही है, जो फैक्ट्री रन कर रहा है, वो फर्म भी हो सकती है। तो बच्चे ये तीनों ही क्या है? इंडिविजुअल के, इन तीनों के अगर डिसीजन लिए जा रहे हैं तो वो भी एज ए इंडिविजुअल ही स्टडी किए जाएंगे। और क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टडी होगी तो ये किस में फॉल करेगी? माइक्रो या मैक्रो? ये फॉल करेगी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। बच्चे अगेन 1 नंबर का एमसीक्यू या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको और किस नाम से जाना जाता है? प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सिंस इट इज अ मेजर सब्जेक्ट मैटर्स डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। सर कॉमोडिटी मीन्स बच्चे हम आगे पढ़ेंगे, कॉमोडिटी मीन्स होता है गुड्स, मेन गुड्स। जब भी कोई बात हो रही है
तो वो गुड्स एक इकोनॉमिक्स में सारे के सारे गुड्स, चाहे ये मार्कर ले लो, चाहे ये कैमरा ले लो, चाहे ये और भी टेबल ले लो, ये सब बच्चे एक तरह से गुड्स हैं और गुड्स को ही इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, कमोडिटीज बोलते हैं। क्लियर? तो किसी भी गुड्स की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स को बच्चे प्रायोरिटी बेसिस पे यूज किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे बच्चे, प्राइस डिटर्मिनेशन आपका चैप्टर है 5th और 6th चैप्टर, उसमें आप देखोगे कि प्राइस डिसाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को बच्चे इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की क्या डिसाइड की जाती है, प्राइस डिसाइड की जाती है। ओके नाउ, तो अभी तक हमने समझा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है मिक्रोस, और जिसका मतलब बेसिकली होता है बच्चे स्मॉल। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। उसमें भी क्या लाइक है, सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर और एंड फर्म। It is also known as price theory since a major subject matters deal with the determination of price of a commodity and factors। सर ये factors क्या है बच्चे, आगे भी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं एक चार्ट के थ्रू। ठीक है, नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, नाउ इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है कि 3 प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो सेंटर प्रॉब्लम्स है व्हाट, हाउ एंड होम, ये हम आगे बच्चे पूरा पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था ना इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो 3 या 4 नंबर का बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो इससे रिलेटेड है बच्चे, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी आप इस चीज को फिलहाल के लिए हल्का सा स्किप करेंगे। नाउ तो ये तो थी बच्चे क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो क्या थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर अब मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर क्या होता है बच्चे? मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो आप जब सेकेंड बुक पढ़ोगे उसके फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको उसका मीनिंग और डेफिनेशन में उसकी डिस्क्राइब कर देता हूं। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स, द वर्ड मैक्रो अगेन ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और मैक्रो वर्ड जो लिया हुआ है बच्चे किससे लिया हुआ है? मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है बच्चे लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। बच्चे एग्रीगेटिव मींस वहां पर देखो स्मॉल सेगमेंट था और यहां पर वर्ड यूज किया जा रहा है एग्रीगेटिव। इसमें देखना जो मैं आपको समझा रहा हूं, सपोज अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक पर्सन है, सपोज बच्चे ड्राइंग पे नहीं जाना है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है मेरे को पता है। सपोज बच्चे ये मिस्टर ए है, अगर मैं बच्चे सिर्फ और सिर्फ इनके डिमांड की बात करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इनके डिमांड की बात करूं मिस्टर ए की, तो बच्चे ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट कहलाएगा या एग्रीगेटिव कहलाएगा? सर ये कहलाएगा इंडिविजुअल, क्योंकि आप एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहे हो, सिंगल फर्म के बारे में बात कर रहे हो, या यूं कह लो सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन बच्चे अगर मैं बात करूं एक मार्केट है, उसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमर, सप्लायर या फिर फर्म्स हैं, इन सबकी जब मैं डिमांड की बात करूंगा, मतलब एग्रीगेट वे में, सम टोटल के वे में जब मैं बात करूंगा, तो बच्चे इस बार ये इंडिविजुअल नहीं कहलाएगा, इस बार ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल हैं उनका क्या कर दिया जाएगा? एग्रीगेट कर दिया जाएगा। तो यही तो यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, क्या कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चे वो डील करती है किसके साथ? एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स के साथ। क्लियर? नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ, देखो ध्यान से, ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना, वहां पे इंडिविजुअल था और यहां पे आ गई बात ओवरऑल की। ठीक है, सच एज अ प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जब बच्चे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो पूरी कंट्री के अंदर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, वहां पे बात हो रही है, किसी सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही है। तो बच्चे फुल एम्प्लॉयमेंट वाला कॉन्सेप्ट किसमें रीड किया जाएगा? माइक्रो या मैक्रो? वो सर रीड किया जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? नाउ सेम जीएनपी, ये क्या होता है? मैक्रो में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सेविंग्स फंक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एग्रीगेट कंजम्पशन, वहां पर देखो बच्चे सिंगल कंजम्पशन इंडिविजुअल की बात हो रही थी और यहां पे क्या हो गया? एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट हो गया और इकोनॉमी की ग्रोथ हो गया। ठीक है, इस बच्चे जैसे वहां पर इसको प्राइस थ्योरी बोलते थे, वैसे यहां पर इसको क्या बोलते हैं बच्चे?
थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। नाउ ये बच्चे इसलिए क्योंकि यहां पे बेसिकली हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जब डिटर्मिनेशन देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो ये चीज यूज की जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर इसके नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चे? अभी के लिए आप इसको स्किप करेंगे क्योंकि ये सारा का सारा हम जब सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें ये सब पॉइंट वापस आने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको जस्ट मैंने एक डेफिनेशन दे दी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, दोनों मैंने डिफरेंसेस क्रिएट किए। मैं अभी आपको इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, चाहे वो इधर से पढ़ो चाहे वो आप मैक्रो वाली बुक से पढ़ो, इसकी अभी जो डिफरेंस है मैं आपको भी यहीं पे क्लियर कर दूंगा। नाउ अब देखो बच्चे, जो मैंने आप लोगों को बोला था माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिया है नोट्स के अंदर। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चार्ट पढ़ने से पहले हम लोग एक बार डिफरेंसेस देख लें, क्योंकि हमने अभी लेटेस्ट पढ़ा है माइक्रो और मैक्रो, तो एक काम करते हैं पहले डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। किसके बीच में डिफरेंस बच्चे? मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, चलो वन बाय वन। ठीक है, एटलीस्ट बच्चे आप ट्राई करना आपको 3 to 4 डिफरेंसेस याद हो जाए, और हो सके तो ये 6 के 6 डिफरेंस आप याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन मैंने भी आप लोगों को बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ये किसकी बात करता है, किसकी स्टडी करता है? ये बच्चे इकोनॉमिकल थ्योरी जो बिहेवियर स्टडी करती है इंडिविजुअल का, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एज अ पूरी होल इकोनॉमी के बारे में जब बात करेंगे, ये उसकी स्टडी करता है बिहेवियर को। नेक्स्ट, टूल ऑफ एनालिसिस बच्चे हम पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम चैप्टर पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई। रीजन बीइंग ये क्या है बच्चे? टूल्स ऑफ एनालिसिस हैं। और तो इसमें क्या होंगे सर? मैंने बोला था ना सबकी डिमांड को जोड़ दिया, तो एग्रीगेट एंड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई किसका पार्ट बन जाएगी बच्चे? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। जो मैंने आपको बोला था ना, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई मिलकर क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट या कॉमोडिटी की प्राइस को डिसाइड करते हैं। नाउ लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। याद आ रहा है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं इसको। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये होती है प्राइस थ्योरी और ये होती है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। सर एग्जांपल्स बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड की बात करोगे या फिर फर्म्स के आउटपुट की बात करोगे, ये इंडिविजुअली माइक्रो में रीड किया जाएगा, माइक्रो में स्टडी होगी इसकी। और नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है और नेशनल आउटपुट, मतलब एज अ होल पूरी कंट्री की जब हम बात करेंगे बच्चे इनकम की या पूरी कंट्री के आउटपुट की बात करेंगे, पूरी कंट्री के आउटपुट में बच्चे जो कंट्री में जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी कवर हो जाती है, राइट। तो ये हम डील करेंगे मैक्रो में। ये फास्ट फॉरवर्ड मैंने आपको बच्चे 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स बता दिए। सर ये अजम्पशन वाला पॉइंट क्यों नहीं बताया बच्चे? अभी हम आगे पढ़ेंगे। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करूंगा, जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को बच्चे एनालाइज करूंगा, तो मैं मैक्रो के किसी भी टूल को यूज नहीं करूंगा। ठीक है, उसके कोई भी जो टूल्स हैं या फिर कोई भी फंक्शंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं बच्चे डिमांड और सप्लाई की, तो बच्चे डिमांड और सप्लाई की मैं बात करूंगा तो मैं कभी भी इनकम और पूरी नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा भी चेंज नहीं करूंगा। ये कहा जाता है बच्चे, जब एक टूल्स का आप कंक्लूजन निकाल रहे हो तो दूसरे सारे टूल्स हो गए या दूसरे सारे फैक्टर्स हो गए, वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो इट इज एज्यूम ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स बी कांस्टेंट, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी? माइक्रो की। तो जब मैं माइक्रो की स्टडी करूंगा तो सारे मैक्रो के जो बच्चे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज, टूल्स हैं, वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। सिमिलरली इट एज्यूम दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स, वो भी बच्चे इस केस में क्या होने चाहिए? कांस्टेंट, क्योंकि जब मैं मैक्रो की स्टडी करूंगा तो माइक्रो वाले सारे वेरिएबल्स हैं वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था माइक्रो की जब बात करूंगा तो मैक्रो के कौन कौन से टूल्स थे, कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? नेशनल इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गया, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। जब मैं मैक्रो की बात करूंगा तो माइक्रो के कांस्टेंट होना चाहिए। माइक्रो वाले कौन से? जैसे कि फर्म की प्राइस हो गया, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस हो गया, तो ये सब चीजें कहां की कांस्टेंट होनी चाहिए? माइक्रो की कांस्टेंट होनी चाहिए। आई होप आपको बच्चे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लियर?
नाउ अब सर हम क्या करेंगे, अब बच्चे हम उस चार्ट के ऊपर आते हैं जो मैंने अभी आपको शो किया था, ठीक है। नाउ अब देखो बच्चे, आप लोगों के सामने एक चार्ट शो हो रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बच्चे हम जो स्टडी करते हैं जनरली केस में हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चे? सबसे पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और वेलफेयर इकोनॉमी। सर प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या आ जाता है बच्चे? प्रोडक्ट प्राइसिंग में डायरेक्टली आ जाती है एक तो डिमांड और एक आ जाती है सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई कौन से पॉइंट के अंदर आ रही है? प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिफाइन करने के लिए हमको बच्चे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई को रीड करना ही पड़ेगा। सिमिलरली बच्चे फैक्टर प्राइसिंग जो होता है, फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है बच्चे? कोई भी जब प्रोडक्शन किया जाता है तो और कोई भी जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स यूज होते हैं। सपोज मेरे को ये बच्चे मार्कर का प्रोडक्शन करना है, जब मैं मार्कर का प्रोडक्शन करूंगा तो देखो बच्चे मेरे को मार्कर का रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, जहां पे प्रोडक्शन होगा वो फैक्ट्री चाहिए, मतलब रिसोर्सेज चाहिए ना मेरे को। उसके बाद जो इस चीज का बिजनेस कर रहा है वो एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर भी तो चाहिए। अब ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, ये 4 पॉइंट जब हम यहाँ पे यूज करेंगे फैक्टर्स के तौर पे तो इनको इनके रिटर्न में कुछ पे भी तो करना पड़ेगा। हमने सपोज फैक्ट्री के लिए जो जगह है वो रेंट पे ले रखी है, तो उस फैक्ट्री का हमको क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। तो देखो रेंट वाला पॉइंट हमने वो फैक्ट्री और प्लेस जो यूज की उसके अंदर कौन सा वर्ड आ गया यहाँ पे? रिटर्न में रेंट आ गया। जो बच्चे वर्कर्स जो लेबर हमने यूज की उसके बदले हम क्या पे करेंगे? सर वेजेस पे करेंगे। उसके बाद बच्चे सपोज ये जो प्रॉफिट किसके लिए बोला है? बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन आएगा, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करेगा वो रिटर्न में क्या लेने वाला है? प्रॉफिट। और सपोज हमने जो बिजनेस किया था वो लोन लेकर के किया था, तो बच्चे लोन पे हमें क्या देना पड़ जाएगा? इंटरेस्ट। तो ये सारे के सारे बच्चे इन्होंने किसके एग्जांपल्स किसके अंदर बताए हैं? फैक्टर प्राइसिंग के अंदर बताएं कि फैक्टर की प्राइसिंग ये होती है, ठीक है। इसको बच्चे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना। नाउ सर वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या आता है बच्चे? बच्चे वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे जो आपके सोशल कॉजेज हैं, जो बच्चे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर। ये ज्यादातर बिजनेस के अंदर बच्चे इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे प्राइवेट बिजनेस जो होते हैं वो अल्टीमेटली क्या करते हैं? प्रॉफिट मोटिव होता है। देखो मैं आपको समझा देता हूं, जो इकोनॉमी होती है ना बच्चे, जो इकोनॉमी होती है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा जो इकोनॉमी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक इकोनॉमी होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है बच्चे क्लोज्ड इकोनॉमी। ये 2 कैटेगरी है, इसमें डिवाइड करा हुआ है। सिमिलरली इकोनॉमी को और 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है बच्चे। ये अलग बेसिस पे डिवाइड किया है और ये अलग बेसिस पे मैंने इसको बाइफरकेट किया है। ये मैंने नहीं, इकोनॉमिक्स में होते हैं, ठीक है। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी आपने पहले बच्चे सुना होगा 8th 9th क्लास में, जब इकोनॉमी का आपने बेसिक कहीं सोशल साइंस में पढ़ा था, ठीक है। अब इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर रहा हूं। एक तो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरा होता है बच्चे सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक इन दोनों का मिक्सचर होता है बच्चे जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? तो बच्चे अभी हम ये पढ़ने से पहले बार ओपन की बात करते हैं। सपोज बच्चे एक कंट्री है, सपोज बच्चे कंट्री है, ये बॉक्स मैंने जो बनाया है ये कंट्री है, ठीक है। और ये जो दूसरा बॉक्स बना रहा हूं ये दूसरी कंट्री है। इस कंट्री की खुद की इकोनॉमी है, मतलब बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इसके भी खुद के बहुत सारे बिजनेसेस हैं अलग अलग, ठीक है। नाउ जब बच्चे ये इकोनॉमी, ये जो कंट्री है, ये दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करने लग जाए और जो ये वाली कंट्री है वो भी उसके साथ में ट्रांजैक्शन करने को रेडी हो जाए, तो बच्चे ये एक तरह से ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी मींस ऐसी इकोनॉमी जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, जॉइंट है, रिलेटेड है, ठीक है, उनके दोनों के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपस में चल रहे हैं। जबकि एक क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है बच्चे, मान लो ये 2 कंट्रीज हैं, अलग अलग इनकी इकोनॉमी है, ये इनके बीच में बच्चे कोई भी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसकी इकोनॉमी इसकी कंट्री के अंदर ही चल रही है, ये दूसरी किसी कंट्री के साथ डील्स नहीं करते हैं। सिमिलरली ये जो इकोनॉमी है, ये जो कंट्री है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ डील नहीं कर रही है, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। सर क्या क्लोज्ड इकोनॉमी आज भी कहीं होती है? बच्चे क्लोज्ड इकोनॉमी आज के केस में कहीं पर भी आपको बहुत रेयरली सुनने को, ऐसी कोई कंट्री नहीं है बच्चे जो क्लोज्ड इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी बच्चे आज के देश में आप आज जब से बच्चे ग्लोबलाइजेशन आया था, आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर
तीन तरह की पॉलिसी होती थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम में बच्चे सारी इकोनॉमी है वो क्या है, ओपन इकोनॉमी है। एक कंट्री दूसरी कंट्री से लिंक, आप देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं और दूसरी कंट्री के पर्सन से मिलने जाते हैं ताकि वो बिजनेसेस वहां से क्या कर सके, अपने कंट्री में लेके आ सके, ठीक है, स्टार्टअप्स लेके आ सके। तो सारी आज के टाइम में जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी है। सिमिलरली अब मैंने इकोनॉमी को अलग तीन पार्ट में कैसे डिवाइड किया, देखो, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली बच्चे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट फर्म्स होती हैं, ये वो रन करती है। और आपको पता होगा बच्चे, कोई भी प्राइवेट फर्म होगी, कंपनी होगी, वो पर्टिकुलरली किस चीज के लिए काम करती है, उनका एक ही मोटिव होता है। हर प्राइवेट पर्सन का एक ही मोटिव होता है बच्चे, प्राइवेट बिजनेस का, कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, उसको प्रॉफिट अर्न करना है। सिमिलरली जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है बच्चे, वो कौन रन करती है, वो जनरली एक सेंट्रल पावर कह लो या एक गवर्नमेंट कह लो, वो रन कर रही है। और बच्चे गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होती है, ठीक है। गवर्नमेंट का काम होता है टू प्रोवाइड द सोशल वेलफेयर। तो बच्चे ये जो थी वो एक सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही थी। अब देखो ये जो वर्ड आया था यहां पे, मैंने आपको बताया था क्या, ये जो यहां पे था वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसमें क्या बोला गया है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये बच्चे प्योरली किस चीज के लिए है, ये है कोई भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होगी ना, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट फर्म, वो ये टास्क कंप्लीट करती है। सर क्या प्राइवेट कंपनी कोई भी सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं देती है? बच्चे जब से एक रूल आया था, इसका सोशल वेलफेयर का एक रूल आ रखा है, कंपनी को, सपोज कोई कंपनी है, ऐसा उस लॉ के अंदर लिखा हुआ है 2 to 3% ऑफ द प्रॉफिट को सोशल वेलफेयर के लिए यूज करना पड़ेगा। सपोज आपने एक फैक्ट्री बिजनेस की कहीं लगाई है किसी सिटी के अंदर, वो जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी बच्चे, उसका 2 से 3% उसको सोशल वेलफेयर, अब चाहे वो रोड कंस्ट्रक्ट कर लो, चाहे वो एनवायरमेंट में प्लांटेशन पेड़ पौधे लगा दो, चाहे वो किसी स्टूडेंट्स की या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी एजुकेशन को सपोर्ट कर दो, तो वो सोशल वेलफेयर टास्क आजकल प्राइवेट को भी बाउंड कर दिया गया है कि आपके पास प्रॉफिट आप अर्न जो किससे कर रहे हो, सोसाइटी से, तो आपको इन रिटर्न सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली हमने इसको 3 पार्ट में देखो, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और तीसरा था बच्चे वेलफेयर इकोनॉमिक्स। आई होप आपको इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कैसे 3 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? नाउ यहां तक बच्चे कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं सर, हमको यहां तक कोई डाउट नहीं है, हमको ये सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। पक्का बच्चे समझ में आ गई? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग, अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चे, हमारा जो मैनर होगा यहाँ पे क्लास के अंदर पढ़ने का कैसा होगा, हम जो भी लेक्चर लेंगे पहले हम लोग 35 to 40 मिनट्स क्या करेंगे, टॉपिक रन करेंगे, और लास्ट के बच्चे 2-3 मिनट्स में हम सारा का सारा क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा था। और जब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे आओगे तो हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था वो पूरा का पूरा एक बार वापस रिवाइज करेंगे, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उस दिन का टॉपिक क्या करेंगे, वापस लास्ट में रिवाइज करेंगे। इससे होगा क्या बच्चे, आपकी जो ये भूलने की आदत है, क्योंकि आपको पता है यहां पे आप आओगे पढ़ने के लिए, घर पे आपने होमवर्क करना नहीं है, घर पे आपने वापस बुक खोल के देखनी नहीं है, तो वो रिवीजन भी मैं यहां पे करा रहा हूं, ठीक है। जो नेक्स्ट डे मिलेंगे तो वापस ये पहले वाला पूरा रिवीजन, उसमें पहले पार्ट होगा 2-3 मिनट का। क्लियर? चलो अब हम बच्चे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले बच्चे मैंने आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी और 2 ऑथर्स के बारे में बताया था कि उन ऑथर्स ने क्या डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। एक तो थे लॉयनल रॉबिन्स और दूसरे थे प्रोफेसर रॉबिन्स, उनकी डेफिनेशन। फिर बच्चे मैंने इसको मीनिंग के अंदर आपको ये समझाई थी चीज। फिर हमने समझा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था बच्चे इकोनॉमिक्स 2 टाइप्स की हो सकती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका डील करती है बच्चे, डील एज पर द इंडिविजुअल पर्सन, जबकि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए एग्रीगेट, एज ए होल स्टडी बिहेवियर बताती है। क्लियर? फिर हमने बच्चे देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी हमने लास्ट में एक और पॉइंट समझी कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो किससे ड्राइव किया गया, इकोनॉमी से। और इकोनॉमी बच्चे 2 टाइप की हो सकती है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर बच्चे दूसरी इकोनॉमी से वो इंटरलिंक होती है, ठीक है। जबकि क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी से लेना देना है, वो दूसरी किसी इकोनॉमी से लिंक्ड नहीं है, उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करती है। फिर और अगर हम देखें इसको तो इकोनॉमी 3 टाइप्स में और बाइफरकेट की जा सकती है, कैपिटलिस्टिक,
दूसरी सोशलिस्ट और तीसरे मिक्स्ड। सर मिक्स तो आपने बताया नहीं बच्चे, इसके फीचर्स भी इसमें आ जाएंगे, इसके फीचर्स भी इसमें आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगी मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चे इंडिया इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसे बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस जो है रन किए जा रहे हैं, जो बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं वो प्राइवेट भी हैं और देखो गवर्नमेंट भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, बच्चे जो रेलवे सर्विसेज आपको मिल रही है वो आज भी बच्चे सोशलिस्ट में है, वो गवर्नमेंट उसको रन कर रही है, ठीक है। आपको पता होगा जब गवर्नमेंट उस चीज को रन कर रही है, आपको पता होगा उसमें कोटा सिस्टम चलता है, कुछ अलग अलग पैसेंजर्स के लिए अलग अलग जो उसका फेयर होता है, जो उसका ट्रेन का टिकट होता है, वो आप देखोगे सीनियर सिटीजन के लिए सस्ता होता है। मान लो कोई आर्मी पर्सन है उसके अलग है, कोई ऑन सर्विस है उसके चार्जेस अलग हैं, वो उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हैं। क्यों? वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो बिजनेस अल्टीमेटली वो जो रन कर रहे हैं रेलवे, वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है बच्चे, वो आपको एक सर्विसेज देने का उनका पर्पस है। क्लियर? तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूं कि आप पूरा ये रिवाइज करके आए और इफ पॉसिबल तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस था वो बच्चे आप खुद से एक बार घर से क्या करके आएंगे, बना करके आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही। बाय, टेक केयर।